चलूंगा, ये मैं चाहता हूं। तो पहली बात मैंने, जहां तक मुझे याद रहता है, पहली बात मैंने लिखाई थी कि नवलोक प्रशासन जब नवलोक प्रबंधन की ओर बढ़ता है, ये बढ़ता हुआ कदम, और नवलोक प्रबंधन क्या है, मैंने पहला पॉइंट लिखाया था कि उसमें नीति के स्थान पर, नीति के स्थान पर किसको महत्वपूर्ण दिया गया है? प्रबंधन पर जोर दिया गया है, प्रबंधन पर अधिक ध्यानाकर्षण किया गया है। नीति मीन्स पॉलिसी, पॉलिसी एक तरह से योजना है। हम पहले ही अपनी स्ट्रेटजी तय कर लेते हैं। जैसे हमें बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तो घर में एक नीति बनी कि हम अपने बच्चे को अब प्रयाग विश्वविद्यालय का टेस्ट दिलाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का टेस्ट दिलाएंगे, और उसे हम कैंपस में अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही किसी संगठक कॉलेज में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में ही उसका एडमिशन कराएंगे। यह नीति है। यह जो पूर्व में ही तय कर लेना, निर्धारित कर लेना, इसे हम नीति कहते हैं। तो जो परंपरागत लोक प्रशासन रहा है और जो नया लोक प्रशासन है, वह भी नीति को नहीं छोड़ता है, नीतियां जरूर बनाता है। तो अब नव लोक प्रबंधन क्या है? जैसा प्रबंधन आपको मैंने कल समझाया भी था कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है, तो मैंने कहा था कि उसमें इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी और और उसमें एक्स्ट्रा वैगन को रोक लेने की क्षमता हो, लो कास्ट पर, कम खर्चे पर, मितव्ययिता पर खर्चा बचाने की क्षमता हो, तो वह प्रबंधन में परिवर्तित हो जाता है। तो अब नव लोक प्रबंधन क्या कहता है कि नीतियों पर अधिक ध्यान मत दीजिए, नीतियां बनाने में विश्वास मत करिए, बल्कि नीतियों के जगह पर प्रबंधन कीजिए। अब नीतियों के जगह पर प्रबंधन कैसे समझेंगे? अब मैं बहुत आसान भाषा में आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रबंधन यह है कि अगर हमारे पिताजी अध्यापक हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, और प्रति मास का खर्च प्रयागराज में 5,000 का है, तो ये 5,000 का जो खर्च है, 5,000 प्रत्येक महीने अपने बच्चे को देंगे, इसका जुगाड़ कहां से होगा? बड़े आसान भाषा में, मैं सड़क के शब्दों में कहूं, बड़ी सहज सरल शब्दों में, इसका प्रबंधन कैसे होगा, इसका व्यवस्थापन कैसा होगा, इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसी को प्रबंधन कहते हैं। अर्थात अब हम यह तय करने में समय व्यतीत नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा प्रयाग पढ़ेगा, हमारे बच्चे का सपना है कि मैं अपने बेटे को आईएएस बनाऊं, ये सारी बातों पर अब परिचर्चा हम नहीं करेंगे, बल्कि अगर यह संकल्प है कि हमारा बेटा आईएएस बने, हमारा बेटा पीसीएस बने, हमारा बेटा प्रोफेसर बने, प्रथम श्रेणी की नौकरियों में जाए, तो अब ये तय करने का समय नहीं, बल्कि सीधे हम आ जाएंगे व्यवस्था पर। हम ये पहले से मान के चलते हैं, मैं प्रिज्यूम, पहले से मान के चलते हैं कि मेरा बेटा प्रयाग ही पढ़ेगा। मैं प्रिज्यूम, घर वालों ने निर्णय कर लिया कि बच्चा प्रयाग ही पढ़ेगा। अब समस्या है कि प्रयाग में पढ़ेगा, तो प्रयाग में पढ़ने के लिए अब हम प्रबंधन पर ध्यान देंगे। उसका रिसोर्स कहां से आएगा, ये पैसा आएगा कहां से, हम इस पर जोर देंगे, इसी की व्यवस्था करेंगे। न कि प्रयाग में पढ़ेगा तो आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, तो प्रोफेसर बन जाएगा, डीपीएस में, इस पर कोई चर्चा अब करने की आवश्यकता नहीं है। मूल चीज, अगर पढ़ने जाना है तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी होगी, अर्थव्यवस्था में प्रभाव लाना होगा, हमें कुशलता से अपने घर का प्रबंधन करना होगा। घर के बजट में कुछ खर्च की कटौती भले कर लें, खर्च की कटौती हो जाए, लेकिन बच्चा हमारा प्रयाग ही पढ़ेगा, हम इसका प्रबंधन कर लेंगे। यही नीतियों को छोड़ करके नीतियां, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर उदाहरण से तो आपने बता दिया, नीतियां विचार हैं, नीतियां विचार है कि मेरा बेटा जाएगा तो कौन सब्जेक्ट लेगा, क्या पढ़ेगा। नीति, पॉलिसी इज थिंकिंग, पॉलिसी इज थॉट, नीति विचार है, नीति चिंतन है, नीति निरंतर विचार, नए नए विचारों का उत्सर्जन है। लेकिन प्रबंधन क्रियान्वयन है, कंप्लायंस है, हम उसे कैसे लागू कर लें, इस चीज का प्रबंधन करना, इस चीज की व्यवस्था करना, उस रिसोर्स को प्राप्त कर लेना,
उस स्रोत को प्राप्त कर लेना ही प्रबंधन कहलाता है। तो प्रबंधन स्रोत को प्राप्त करना है। तो इसमें एक बड़ी बारीक चीज है, प्रबंधन में वित्त पहले आ जाता है। आप ध्यान से देखिए, प्रबंधन व्यवस्थापन है, नियमों को लागू कराना है, लेकिन उसमें प्रबंधन में वित्त और उसके संसाधन पीरियडिटी पर आ जाते हैं, प्राथमिकता पर आ जाते हैं, तब वह प्रशासन प्रबंधन में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए नवलोक प्रबंधन नीतियों को छोड़ करके कहां चल ध्यान देता है कि ये पैसा कहां से आएगा, इसका प्रबंधन कहां से होगा, इसकी व्यवस्था कहां से होगी, यह रिसोर्स, इसका स्रोत क्या होगा, आय का स्रोत क्या होगा। सीधे और बहुत सपाट अर्थों में कहूं तो इसके लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे कि हमारे कल्याण के मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसी आखिरी प्रक्रिया को, आखिरी चरण को, इसी निर्णायक चरण को, इसी निर्णायक मोड़ को, इसी बिल्कुल टर्निंग डिसीजन पॉइंट को हम कहते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन। समझ में आ गया? यस सर। हेलो, समझ में आ गया सबके ना? हमने बहुत आसान भी बताया, सर। उसकी तकनीकी पक्षों को इंग्लिश वाले भी समझ गए। इंग्लिश वाले आशुतोष सिंह राणा है, पवन प्रजापति हैं, ये लोग हैं कि नहीं आज? दूसरी बात हमने की कि अब नवलोक प्रबंधन बाजार पर विशेष ध्यान देगा, बाजार पर विशेष ध्यान देगा। अब नवलोक प्रशासन केवल सड़कें बना देना, घर बना देना, पुल बना देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा देना, यहीं तक नवलोक प्रशासन और लोक प्रशासन सीमित हो जाता था। अब लोक प्रशासन अपने को कहां लेके जा रहा है? अपने को बाजार में खड़ा कर दे रहा है। क्योंकि अभी आपसे मैंने एक बात शेयर की थी, अभी मैंने आपसे एक बात कही है, आपको याद होगा, निश्चित रूप से स्मरण होगा कि इसकी प्राथमिकता में आर्थिक संसाधन है। स्रोत पर नवलोक प्रबंधन बहुत ध्यान दे रहा है कि हमारे आय के स्रोत क्या होंगे। तो आय का स्रोत कहां से निकलेगा? पैसा कहां से आएगा? जब आप उत्पाद करेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। आप उत्पाद करोगे और उत्पाद के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी एक महत्वपूर्ण लाल किले से घोषणा की थी, क्या कहा था? लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल। हम अपने लोकल उत्पाद को, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, तो इसी तरह एक जिले का महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? जैसे बनारस की साड़ी, मऊ के मुबारकपुर में बनने वाली बनारसी साड़ियां, आजमगढ़ का है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है। इसी तरह हर जिले के एक बेहतरीन उत्पाद है। तो इसी को प्रधानमंत्री ने कहा था, लोकल फॉर वोकल, उसको आवाज दो, लोकल को आवाज दो और उसे विश्व बाजार में बेच दो। तो विश्व बाजार में जब आप बेचोगे उत्पाद को, तो उत्पाद बाजार में बिकेगा। तो प्रबंधन से, जो नवलोक प्रशासन प्रबंधन में बदल गया है, जब बिकेगा तो भारत सरकार की आय होगी, बेचने वाले जो उत्पादक होंगे, किसान की आय बढ़ेगी, और किसान की आय जब बढ़ेगी तो किसान में खुशहाली आएगी, मजदूर में खुशहाली आएगी, उससे जुड़े हुए कई लोगों के की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तो इसीलिए जब तक हम उत्पाद को बाजारों में नहीं बेचेंगे, विश्व की बाजार में नहीं बेचेंगे, आज विश्व की जितनी आर्थिक महाशक्तियां हैं वो इसीलिए आर्थिक महाशक्तियां हैं कि अपने उत्पाद को विश्व के बाजार में सहजता से बेच पाती हैं। आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, भारत का सोलर एनर्जी में 99% इन्वेस्टमेंट चाइना का है। हम अभी कितनी चीन की बुराई कर लें, चीन हमारा कितना दुश्मन हो, लेकिन हम सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी के संयंत्रों के लिए, तकनीक के लिए आज भी हम निर्भर हैं चाइना पर। एक बड़ा दुखद पक्ष है। तो इसीलिए जो नवलोक प्रबंधन है, प्रशासन ने अपनी करवट ली। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्डिंग बार बार सुनिएगा, 1 जनवरी 1995 को WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। गैट का, जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड, बदल गया था WTO में। इसलिए
विश्व के बाजार अब सबके लिए, सब देश के लिए खुल गए हैं, एक प्रतिस्पर्धा है, तो कोई भी प्रशासन अपने को बाजार से अगर नहीं जोड़ेगा तो वो कंगाल हो जाएगा, और कोई भी कंगाल सरकार लोक कल्याण को सुनिश्चित नहीं कर सकती। खुद सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो जनता का कल्याण क्या करेगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए लोक प्रशासन ने अपना ध्यानाकर्षण, अपना ध्यान सबसे ज्यादा दिया कि वह बाजार की ओर झुक गया। जनता उत्पादन करे, सरकार उत्पादन करे, और इस देश का जो उत्पादन है वो विश्व के मार्केट में जाए। हम निर्यात पर ज्यादा जोर देने लगे, आयात पर कम। हमें आयात करना माने हम दूसरे पर अभी निर्भर हैं, और उत्पादन बढ़ाएंगे तो निर्यात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश में खुशहाली आएगी। इसीलिए लोक प्रशासन अब चाहता है, जब हमारे पास पैसा होगा तभी अधिक पुल बना पाएंगे, अधिक रेलगाड़ी चला पाएंगे, अधिक रोजगार जनरेट कर पाएंगे, अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, स्किल इंडिया कर पाएंगे, मेड इन इंडिया कर पाएंगे, हम तभी भारत को गौरव के शिखर पर पहुंचा पाएंगे। इसलिए कोई भी लोक प्रशासन ये चाहता है कि वह बाजार उन्मुख हो। बाजार की ताकत से ही विश्व का संचालन होता है, बाजार से ही हम भी संचालित होते हैं। हमारे पास अगर परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय करने की शक्ति नहीं है, तो हम विपन्न माने जाते हैं, गरीब माने जाते हैं। गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन, हम गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। इसलिए सरकार का अब मानना है कि सरकार अगर शक्तिशाली होगी, आर्थिक रूप से सरकार संपन्न होगी, वो तभी होगी जब वो बाजार की ओर झुकी होगी, और जो सरकार बाजार की ओर झुकी होती है उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और जिस सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वह लोक कल्याण पर अधिकाधिक खर्च करने में सक्षम होती है। तीसरा हमने कहा था कि विकेंद्रीकरण करे सरकार, केंद्रीकरण न करे। अगर सत्ता एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगी, सब काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न होगा, सारा कार्य, समस्त कार्यों का संपादन केवल राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, अगर एक ही जगह सत्ता पर केंद्रित रही तो हजारों लोग कहां अपनी फरियाद लेके जाएंगे, करोड़ों लोग अपनी फरियाद लेके कहां जाएंगे। इसीलिए सत्ता जितनी विभाजित होती है वह श्रेष्ठ सत्ता कहलाती है। सत्ता एक स्थान पर ठहरे ना, वो गांव की गलियों तक चली जाए। तो 1991-92 में भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत का सपना, जिसे नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया था, राज्य सूची से निकाल के कॉन्करेंट सूची में डाला गया, और उसे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और पंचायती राज व्यवस्था के लागू हो जाने से गांव के कल्याण के लिए गांव की सरकार, स्थानीय सरकार, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बन गई, जिसे हम गांव पंचायत कहते हैं। इसीलिए सत्ता को बिखरा दो। एक दार्शनिक हुआ है, सेकेंड ईयर में आपने उस दार्शनिक को पढ़ा होगा, नाम है बेंथम, जेरमी बेंथम। जरूर आपने उपयोगितावाद पढ़ा होगा। जेरमी बेंथम ने कहा था कि हम गणराज्यों का जाल बिछा करके किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं। और गणराज्यों का जाल बिछाना मतलब विकेंद्रीकरण करना, सत्ता एक स्थान पर न ठहरे, सत्ता बिखरी हुई हो, सत्ता ऊपर से नीचे तक एकदम, प्रधानमंत्री की सत्ता तो गांवों में भी सत्ता, हर जगह सत्ता हो, अधिकार हो, ताकि गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसीलिए कोई भी काम आसानी से होता चला जाए। गांव में इंटरलॉकिंग होनी है, गांव में सड़क बननी है, गांव में स्कूल को चलाना है, गांव में गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है, ये गांव की सरकार, गांव के लोग करेंगे। और गांव के पास अगर प्रधान के पास अधिकार नहीं होगा, पंचायत के प्रमुख के पास अधिकार नहीं होगा, तो वो कार्य संपन्न नहीं कर सकता। इसीलिए सत्ता एक स्थान पर न टिक करके, ठहरा करके नव लोक प्रबंधन सत्ता को बांटना चाहता है। अगर सत्ता बटी होती है, सत्ता व्यापक अर्थों में बटी होती है, ये काम ये भी कर सकता है, इस टेबल पर भी ये काम हो जाएगा, उस टेबल ए नामक टेबल पर ए नामक अधिकारी कर देगा, तहसीलदार भी कर देगा, बीडीओ भी कर देगा, ये अधिकार बंटे रहेंगे, तो हम अपने गांव से ब्लॉक पर जाने में देरी नहीं लगेगी, हमें जिला मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ेगा, हमारी समस्याओं का समाधान अपने गांव के समीप ही किसी कस्बे या किसी बड़े गांव में हो जाएगी।
तो इसीलिए सत्ता को बांटना चाहिए, और जहां भी विकेंद्रित सत्ता बंटी होती है वहां पर सत्ता की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, और वहां के भ्रष्टाचार की समस्याएं भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि पावर कई केंद्रों में बट जाता है। और जब कई पावर हर जगह बटा होता है तो कोई भी आदमी किसी सत्ता के पास, किसी अधिकारी के पास जा करके अपनी समस्याओं का समाधान करा लेता है। इसलिए नव लोक प्रबंधन चाहता है कि प्रशासन जटिल न बने, आसान बने। कोई भी नागरिक किसी भी अधिकारी के पास, क्योंकि कई अधिकारी उसके कार्य करने के लिए सक्षम है, इसलिए सत्ता कोई भी नागरिक किसी भी अधिकारी के साथ पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि सत्ता एक स्थान पर नहीं है, एक व्यक्ति में नहीं है, लाखों व्यक्तियों में बांट दी गई है, और लाखों व्यक्ति करोड़ों व्यक्तियों के कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, लोक प्रबंधन ने कहा। दूसरी बात कहा कि नौकरशाही की भूमिका शून्य हो जानी चाहिए, कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। अब भारत में नौकरशाही की स्थिति है या विश्व में कहीं भी नौकरशाही की स्थिति है, आपने सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर पढ़ा होगा तो नौकरशाही उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ी होगी। उसमें एक बड़ा दार्शनिक हुआ है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 3 मॉडल बताए थे: परंपरागत नौकरशाही, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी, लीगल ब्यूरोक्रेसी। परंपरागत नौकरशाही, वैधानिक नौकरशाही, और कैरिस्मेटिक ब्यूरोक्रेसी, चमत्कारिक नौकरशाही। तो परंपरागत है कि राजा का लड़का राजा होगा, सामंत का सामंत, इस तरह चला आ रहा है, ये पारंपरिक नौकरशाही है। दूसरी कहा लीगल नौकरशाही, जैसे आप अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, तो वह वैधानिक नौकरशाही, क्योंकि संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और आईएएस और अन्य अधिकारियों की चर्चा की गई है। उनकी विधिवत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होती है, राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होती है। इसको हम वैधानिक नौकरशाही कहते हैं। और तीसरी नौकरशाही है, तीसरी नौकरशाही का नाम है चमत्कारिक नौकरशाही। भारत में एक चमत्कारी पुरुष का नाम था महात्मा गांधी। चल पड़े 2 कदम डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी चलते थे, गांधी आह्वान करते थे डू और डाई, करो या मरो। गांधी कहते थे असहयोग आंदोलन, गांधी कहते थे सिविल नाफरमानी, गांधी कहते थे नमक तोड़ो। पूरा देश उनके पीछे चल उठता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो तो संत विनोबा की कुटिया से लेके पूरा भारत व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बैठ जाता था। इसको कहते हैं चमत्कारिक नौकरशाही। कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी चमत्कारिक सत्ता के केंद्र थे। महात्मा गांधी को माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर कभी कभी लालू प्रसाद यादव के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया। तो जनता में जो लोकप्रिय है और जो लोकप्रियता के आधार पर जनता के दिलों पर राज करता है, ऐसी नौकरशाही को हम पारंपरिक नौकरशाही से भिन्न चमत्कारिक नौकरशाही कहते हैं। तो 3 नौकरशाही: पारंपरिक नौकरशाही, वैधानिक नौकरशाही और कैरिस्मेटिक ब्यूरोक्रेसी। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी, लीगल ब्यूरोक्रेसी और कैरिस्मेटिक ब्यूरोक्रेसी। लीगल ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी समस्या है, ऑस्टिन ने कहा था कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की आड़ में नौकरशाही पुष्पित और पल्लवित होती है। तो ये जो नौकरशाही पुष्पित और पल्लवित होती है, ब्यूरोक्रेसी फलती फूलती है, ये नौकरशाही आम आदमी से भिन्न अपने को सुपर समझने लगती है। और नौकरशाही का ये सुपर समझना, मैं आईएएस की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण किया हूं। मेरे सामने कौन है? कोई उद्योगपति की फाइल पड़ी हुई है, किसी किसान की फाइल पड़ी हुई है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता न तो किसान के प्रति है, न तो उद्योगपति के प्रति है। उनकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है, और एक अपने को अलग स्टेटस सिंबल बना के जीते हैं, एक अलग सामाजिक स्तरीकरण में जीते हैं। और सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करना, सामान्य आदमी से अपने को भिन्न समझने वाले समुदाय या वर्ग को ही नौकरशाही कहा जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने भी ऐसा ही कहा था, इसी वर्ग को नौकरशाही कहा जाता है। तो ये जो नौकरशाही है,
वह इतना लेट लतीफ करती है, निर्णय लेने में इतनी देरी करती है कि प्रशासन का काम शिथिल पड़ा रहता है। इसीलिए नव लोक प्रबंधन ने कहा कि प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका को कम करिए, सीधे प्रधानमंत्री की टेबल पर फाइल जाए, मुख्यमंत्री की टेबल पर फाइल जाए, वो लंबी फेहरिस्त न बने, लाल फीते में बड़ी बड़ी फाइलों का गट्ठर और ढेर न बने। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसका त्वरित समाधान करें, मंत्रीगण उसका त्वरित समाधान करें, क्योंकि यह जो भीड़ बढ़ेगी वो नौकरशाही के कारण बढ़ेगी। तो नौकरशाही की भूमिका को सीमित करना चाहता था नव लोक प्रबंधन। अब नौकरशाही की ये क्या कहते हैं, नव लोक प्रबंधन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मैंने लिखाई कल थी क्या, कि लोक प्रशासन को सरल होना चाहिए, कठिन नहीं। सरल का अर्थ आप समझ रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हेलो जी सर, आ रहे सर। यस तो आप बताइए कि अच्छा, और बताएं उदार होने का अर्थ क्या हुआ? इसको नोट कर लेना, कभी भूलना मत, रिकॉर्डिंग को हमेशा सुनते रहना। प्रशासन का सरल बनाने का अर्थ है कि गांव का एक गरीब आदमी थोड़ा मोड़ा पढ़ना जानता हो, किसी से पूछ लेना जानता हो, आम नागरिक को, चाहे पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, चाहे पढ़ा लिखा न हो, भारत का नागरिक अगर अपने गांव से निकल करके मैले कुचौले कपड़े पहन के, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, पांव में जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, प्रेस की तो कल्पना छोड़िए, एकदम मैले कुचैले वस्त्र हैं, वह नागरिक भी अगर जिला मुख्यालय पर जाए तो उसको ज्ञान रहे कि हमारा काम किस टेबल पर, किस कलर के पास होगा, वो स्पष्ट लिखा रहे, वहां पर स्पष्ट लिखा रहे कि हमें ये काम, अगर हमारे खेत का नामांतरण का प्रश्न हो, खेसरा खेतौनी का प्रश्न हो, ना हमारे फसल की पड़ताल का प्रश्न हो, हमें लोन लेना हो, तो जटिलता ना हो, उसे पता ही नहीं है कि वो कहां करेगा। तो जब प्रशासन सरल होके अपने ही आगे आके बताता है कि आओ इस टेबल पर तुम्हारा वो काम हो जाएगा, इस अधिकारी के दस्तखत से एकदम काम जल्दी से निपटते जाएं, और बिल्कुल पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट बने, ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस टेबल पर, किस नंबर के काउंटर पर उस किसान का काम हो जाएगा, किस नंबर का काम उस साधारण बुनकर का हो जाएगा, किस काउंटर पर काम उस साधारण मजदूर का हो जाएगा, किस पर काम क्लेबर का हो जाएगा, एक मोची का काम कर रहा है, उसको लोन लेना है, कुछ यंत्र लेने हैं, कहां हो जाएगा। ये सारी चीजें जब बिल्कुल स्पष्ट, पारदर्शी, क्लियर रहती हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है, जनता को कोई परेशानी नहीं होती है। हमें नकल लेना जाना है कचहरी में, तो नकल कै बजे लगेगा, कितनी उसकी फीस लगती है, आज हम जमा किए, कल उसकी या परसों नकल मिल जाएगी निर्धारित तिथि पर। प्रशासन का काम जनता का काम प्रशासन जब बिल्कुल आसानी से, सरल, इजी वे में कर देता है, प्रशासन अपने जाल में लपेटता नहीं है, तब इस काम को हम कहते हैं कि प्रशासन रिजिड नहीं है, प्रशासन डिफिकल्ट नहीं है, प्रशासन इजी है, प्रशासन कठिन नहीं है, प्रशासन सरल है, प्रशासन में कठोरता नहीं है, प्रशासन में कौन काम कहां संपन्न होगा, यह आम आदमी, एक सामान्य नागरिक बहुत सहजता से जानता है, समझता है, तब हम इसको कहते हैं कि प्रशासन जटिल नहीं है, आसान है। समझ में आ गया सबके? यस सर। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। मैं आप ही के लिए तो इतना बोलता हूं, मेहनत करने का उद्देश्य क्या होता है, हर चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये दिक्कत होती है कि देखने में ऊपर से बड़ा शब्द आसान सा लगता है, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी में किसी में भी इसकी तकनीक को समझना थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, सबसे मेरा स्पष्ट निर्देश है कि वह इन चीजों पर ध्यान दें। मैं चाहता तो आगे पढ़ाता, किसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि इन शब्दों का अर्थ नहीं बताऊंगा तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, और भारत सरकार मुझे इतना पैसा देती है, लाखों से ऊपर का पैसा देती है, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी आत्मा झकझोरती है
ये सारी बात बच्चों तक जानी चाहिए। थैंक यू तो सर। आपने देख ले, इतने देख लिया, विकेंद्रीकरण समझ में आ गया, नौकरशाही की भूमिका समझ में आ गया, कठोर से लचीला समझ में आ गया। अब जैसे एक बच्चे से, मैंने अपने ही जनपद के एक बच्चे से पूछा था, तो उसने कहा था जन सहभागिता। अब यहाँ जन सहभागिता क्या है? क्या हम वोट देते हैं तो जन सहभागी नहीं बनते हैं? हम अपनी सरकार का निर्माण बना करते हैं तो जन सहभागिता नहीं है? सब जन सहभागिता है। लेकिन प्रशासन में लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रशासन माने जिसमें मूल्य हो, सब मैं पढ़ा चुका हूं। और नव लोक प्रबंधन कह रहा है कि जनता को सहभागी बनाओ। अब तक जैसे हमारा कॉलेज है, आ, आपने हमारा नंबर दे दिया और आपके पिताजी अगर जागरूक हैं तो मुझसे फोन करके पूछ लेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का नाम ये है, ये 3rd ईयर में पढ़ता है, उसका रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, रोज आपकी कक्षाओं में उपस्थित होता है कि नहीं। ये केवल एक मानवता के आधार पर, एक मॉरल ड्यूटी पर पिता पूछ सकता है। लेकिन अगर इन गार्जियंस को एक मीटिंग होती, प्राचार्य जी भी रहते और एक कॉलेज का प्रबंधन चलता, कॉलेज की व्यवस्था चलती और उसमें गार्जियंस भी 6 महीने पर, 7 महीने पर, 2 महीने पर एकत्रित होते, वर्चुअली एकत्रित होते और फीडबैक देते कि सर आपकी कक्षाएं चल रही हैं, इस विषय में ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इस विषय में ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कुछ शिकायतें भी करते कि ये कमी रह गई, भूगोल में आपके प्रॉपर लेबोरेटरीज नहीं है, भूगोल के प्रैक्टिकल नहीं होते, राजनीति विज्ञान में कोई अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित होकर बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं होती। ठीक, तो ये कौन करेगा? जनता के लोग जब प्रशासन के समीप पहुंचेंगे तभी करेंगे। तो यही होती है सहभागिता। कॉलेज है, उसमें गार्जियंस की, नागरिकों की सहभागिता हो। अगर मिल में मजदूर, किसी बड़ा उद्योग है, उद्योग चल रहा है, तो केवल प्रबंधक लोग, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रशासन को न चलाए, बल्कि कौन चलाए, उसमें कौन काम करे, उसमें काम करें वो लोग भी काम करें। प्रबंधन है, कैसे मिल को चलना चाहिए, फैक्ट्री को कैसे बढ़िया चलना चाहिए, तो उसमें मजदूरों को भी साथ लो। क्योंकि ग्राउंड रिएबल में तुम एसी कमरों में बैठ करके आदेश देते हो, लेकिन मशीनों पर अपना पसीना बहाता है मजदूर, वर्कर बहाता है, कर्मचारी बहाता है। उसकी भी सुध लो और उसका भी प्रतिनिधित्व दो, ताकि उत्पादन बढ़ेगा, उसका महत्व बढ़ेगा, उसका काम में मन लगेगा, वो भी लगेगा कि हम केवल सत्ता के हाथ के खिलौने नहीं है। हम केवल, हमारा जन्म इसीलिए नहीं हुआ है कि कर्म करते घिसते कलम मर जाएंगे, मशीन चलाते चलाते। हम ड्राइवर हैं, तो परिवहन निगम की बसों के अगर प्रबंधन की बात हो रही है तो उस ड्राइवर को, उस कंडक्टर को भी, परिचालक और चालक को बुलाकर भी प्रबंधन के विषय में बात हो, उसकी भी बात का महत्व हो। इसी को कहते हैं सहभागिता। समझ में आ गई? हर प्रशासन के हर स्तर पर अगर जनता के लोगों को साथ मिल करके, जो पब्लिक और कहा जाता है ना, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, माने सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी हो, लेकिन अगर इसी तरह सरकारी क्षेत्र के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ अगर जनता का सहयोग बढ़ जाए तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। यही है जन सहभागिता। सरकार और प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में, रेल का प्रशासन चल रहा है, रेल कितनी अच्छी चल रही है, समय से तो नहीं चल रही है, रेल भाड़ा बढ़ रहा है, रेल में किस तरह की अव्यवस्था है, तो ये कौन बताएगा? पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने वाले साधारण लोग पैसेंजर की दुर्दशा और समय की अनियमितता को बताएंगे। तो क्यों नहीं गांव के गरीब लोगों को, गांव के लोगों को भी रेल मंत्रालय जब इस तरह की नीतियां बनाए, कहाँ नई रेल लाइन बिछानी है, कहाँ नई ट्रेन चलानी है, तो उनको भी साथ लेके चलो। और जो देश, जो प्रशासन अब जनता का सहयोग लेके चलता है, वह प्रशासन सबसे सफल प्रशासन माना जाता है। इसलिए नव लोक प्रबंधन चाहता है कि लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी निरंतर बढ़ती जाए। जटिल कार्य को आसान मैंने बता दिया था। फिर कहा कम खर्च करो, मितव्ययिता बरतो।
क्योंकि फिजूल खर्च करने से भारत सरकार 1947 से आजादी की 15 अगस्त मध्य रात्रि से लेकर के और 1991 तक 13 जुलाई 1991 तक लोगों का कल्याण ही करती रही। और कल्याण करते करते खुद सरकार के पास इतना पैसा सीमित रह गया कि सरकार को अब अपना भी खर्च चलाना मुश्किल हो गया, देश का कल्याण तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सरकार को अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए और खर्च कर रहा है तो वो कहां से आएगा, इस बात की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो पहला उसमें कदम है कि एक्स्ट्रा वैकेंट को, फिजूल खर्ची को हटाइए। यह नव लोक प्रबंधन की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर एक चीज, ये तो बड़ा आसान है, आपने समझ लिया होगा कि खर्चे को कम करिए। जब हम खर्च कम करेंगे और कम खर्चे में अधिक से अधिक कार्य करेंगे तब हमारा खर्च कम होगा, उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होगा तो हमारी वित्तीय स्थिति लगातार क्या होती जाती है, लगातार मजबूत होती जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का प्रबंधन, इस प्रकार की व्यवस्था हमें किसी न किसी रूप में करनी पड़ेगी। इसके बाद कहा गया कि पद सोपान को, जिसे अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं, पद सोपान को हटाओ, पद सोपान को दूर करो। पद सोपान माने कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिटी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रूरल, इसी तरह सीओ, वो सीआरओ, चीफ रेवेन्यू अफसर, डीएम के बाद होता है। कभी उत्तर प्रदेश में ये पद हुआ करता था अभी से 5-7 वर्ष पहले। तो ये पदों का ये जो लंबा जाल है ना, ऊपर से नीचे तक, डीजीपी, डीजीपी के नीचे कई एडीजीपी, फिर आईजी, कई आईजी, 13 रेंज हैं, फिर आईजी के नीचे डीआईजी, डीआईजी के नीचे एसएसपी, एसएसपी के नीचे छोटे जिलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एएसपी। ये जो पद सोपान है, इसमें आदेश देने में, नीतियों को लागू करने में बहुत उलझाव होता है। एक फाइल चलते चलते 6 महीने तक धूल ही खाती रहती है और काम कुछ नहीं होता है। इसलिए नव लोक प्रशासन चाहता है कि ये जो पदों का लंबा चौड़ा एक श्रृंखला है, पद सोपान है, उसको शिथिल बनाओ, पद सोपान पर जोर मत दो, कम करो पद सोपान को, पद सोपान कम करिए। नहीं, एक लोक भाषा में कही जाती है, ज्यादा योगी मठ का उजाड़ करते हैं, तो ज्यादा प्रशासक होंगे तो जटिलताएं बढ़ेंगी और उसमें जनता का कल्याण करना संभव नहीं होगा। इसलिए पद सोपान को कम करिए ताकि नीति जो प्रबंधन के कार्य हों वो सरलता से, सहजता से, तेजी से होते जाएं, तीव्रता से होते जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि पद सोपान को समाप्त किया जाए। अंतिम बात मैंने लिखाई थी आपको कि सिद्धांत या आदर्श के स्थान पर व्यवहार पर जोर देता है नव लोक प्रबंधन। वो ये नहीं देखता है कि आदर्श क्या है। आदर्श स्थिति है कि नागरिक बिना जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, बिना प्रलोभन के, बिना पैसे के अपने प्रधान का चुनाव करें। लेकिन होता क्या है, ठीक इसके विपरीत होता है। तो इसीलिए नव लोक प्रबंधन करता है कि इन सिद्धांतों में मत जाइए, सिद्धांत के स्थान पर आप व्यवहारिकता को लीजिए। कैसा हम व्यवस्था कर दें, समस्या का निदान मत करो, नई समस्या न उत्पन्न हो इसका प्रबंधन करो, इसकी व्यवस्था करो, नई समस्या न आ पाए। तो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो कोई ऐसी तकनीक, कोई ऐसी प्रवृत्ति, कोई ऐसी विधि बनाओ जिसमें कोई ऐसी विधि बनाओ, कोई ऐसी कार्य योजना बनाओ जिसमें समस्या का समाधान करने के जगह नई समस्याएं उत्पन्न न होने पाए। और इसके लिए क्या है, व्यवहारिक समाधान ढूंढना चाहिए। गांव में अगर प्रधान बहुत पैसा खर्च करके प्रधान हुआ है तो वह जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो अपनी योजनाओं से लूटने का प्रयास करेगा। बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन कड़वी सच्चाई है। बहुत युग का
इस लोकतंत्र का बड़ा कड़वा यथार्थ है। तब क्या करेंगे हम? अब इसमें बहुत सिद्धांत पर पंचायती राज व्यवस्था, गांव की आत्मा खेत किसान है, देश की आत्मा गांव है, तो गांव की आत्मा किसान और मजदूर है, ये अब गांधी के उन जुमलों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ गांधी जी के गांव स्वराज का सपना धूमिल हो रहा है। प्रधान भी भ्रष्ट है। विकास के कार्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकार कितना पैसा देती है, लेकिन वो सब, इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है। गांव की जो मूल्यों, गांव के ऐसे मूल्य हो गए हैं, गांव के ऐसे आदर्श हो गए हैं जहां करप्शन अपने चरम सीमा पर है। तो इसका समाधान आदर्श और बातों करने से नहीं होगा। नव लोक प्रबंधन कहता है कि इसके व्यवहारिक पक्ष पर आइए। अगर इतना व्यवहारिक पक्ष क्या है? जिन ग्राम प्रधानों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, उनके धन के आवंटन को रोक दीजिए। पिछली बार अगर उस गांव में काम नहीं हुआ है तो उस गांव को बजट मत दीजिए। तो गांव की जनता दबाव अपने चुने हुए प्रधान पर डालेगी कि तुमको क्यों बजट नहीं मिला, या पिछले प्रधान को क्यों बजट नहीं मिला। इसका हिसाब अब जनता लेने लगेगी, तो अच्छे लोग आएंगे, काम करने वाले लोग आएंगे। क्योंकि सरकार कह देगी कि नहीं, आपका प्रधान चोर था, आपका प्रधान सब लूट लिया, अब हम आगे बजट नहीं देंगे। तो तब जनता सक्रिय होगी। अब तब सड़क बनेगी तो पूछेगी जनता कि इसमें कितना का सीमेंट है, कितना सीमेंट लगा है, क्या 3 बोरी सीमेंट है, 3 बोरी सीमेंट है तो 50 बोरी बालू तो नहीं है। तो अच्छा गुणवत्ता युक्त सड़कें बनेगी। ये तभी संभव होगा जब हम व्यवहारिक पक्ष पर देंगे। व्यवहारिक का सच यही है कि जो भी गांव में कोई भी प्रधान डकैती लुटैती करता है, उसका बजट उस गांव का बंद कर दो। तो गांव के लोग खुद एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, और फिर वो चुना हुआ व्यक्ति जब पैसे का प्रलोभन नहीं होगा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, गांव के विकास के लिए जब वो लगेगा, तब होगा। तब उसमें जितने जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका घोटाला अगली बार सारा उनका अधिकार सीज हो जाएगा, गांव को बजट नहीं मिलेगा। तो गांव के लोग चढ़ बैठेंगे और मिलजुल कर एक ऐसे प्रधान का निर्माण करेंगे जो उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करे। तो नव लोक प्रबंधन किस पर जोर देता है? व्यवहारिकता पर जोर देता है, सिद्धांतों पर कम। व्यवहार में क्या अपनाया जा सकता है, इस पर नव लोक प्रबंधन का विशेष ध्यान है। तो ये मैंने कल लिखा दिया था, अब आगे देखते हैं। इसको आप लोग एक एक वाक्य तो व्याख्यायित कर लेंगे ना, इस पर लिख लोगे ना हिंदी अंग्रेजी में, एक एक दो दो लाइन, जितने 10 पॉइंट हैं आप लिख लेंगे ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। यस सर। नहीं भी लिखोगे, इतना भी दिखा दोगे तो, लेकिन लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक एक दो दो लाइन आप लिख लेना, ज्यादा नहीं, उदाहरण सहित बातें लिख लेना। अब आगे लिखो, अब आगे लिखिए। नव लोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग पहली बार क्रिस्टोफर हुड ने किया था। क्रिस्टोफर हुड ने किया था। नव लोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग क्रिस्टोफर हुड ने किया था। क्रिस्टोफर हुड ने किया था। क्रिस्टोफर हुड ने किया था।
नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रबंधन एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है जिसमें निष्पादन, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, बाजार की ओर झुकाव, वित्त का प्रबंधन, कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति करना तथा कम खर्च को प्रशासन का मंत्र बना लेना नवलोक प्रबंधन कहलाता है। नवलोक प्रबंधन कहलाता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। नवलोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग पहली बार क्रिस्टोफर हुड ने किया था। नवलोक प्रबंधन एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है नवलोक प्रबंधन एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है जिसमें निष्पादन माने जिसमें कार्य को पूरा कर लिया जाए। निष्पादन माने कार्य को पूरा करना, निष्पादित करना। कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, बाजार की ओर झुकाव, वित्त का प्रबंधन, कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति करना, तथा कम खर्च को प्रशासन का मंत्र बना लेना नवलोक प्रबंधन कहलाता है। नवलोक प्रबंधन कहलाता है। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। The term neo-public management was first used by Christopher Hood. The term neo-public management was first used by Christopher Hood. New public management is such an administrative structure in which performance, efficiency, effectiveness, market orientation,
market orientation, management of finance, जिसे आप फाइनेंस भी कहते हैं, उसका ओरिजिनल उच्चारण फिनांस होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, सप्लाई ऑफ फंड्स, needed to complete the task and making low expenditure, then low expenditure, the mantra of administration is called new public management. नेक्स्ट, बच्चे लगातार घटते जा रहे हैं। थोड़ा सा अंश इसमें बचा है, लेकिन हमारे 40-50 बच्चे, 30 बच्चे कट चुके हैं, कम से कम 30-32 कट चुके हैं, बढ़ भी रहे हैं। हमको लगता है आज नेटवर्क की समस्या महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण तो हम लोगों ने लगभग 40-50 मिनट अपनी कक्षा चलाई है। कल मैं पढ़ाऊंगा, क्लास तो हमारी रोज चलेगी। धीरे धीरे चलिए, जितना ठीक से समझ में आता है। आज वाला वो भाग सब लिख लीजिएगा, और आज की क्लास मैं यहीं बंद करता हूं, क्योंकि हमको लगता है नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, बच्चे परेशान हैं। तो ये सर नेटवर्क इशू बता रहा है। हाँ, ठीक, ओके। थैंक यू सभी को, थैंक यू फॉर ऑल। और थैंक यू सर, थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू सर, थैंक यू सर।